The Dawn Express, आईना सच का। मैं जगदीश तिवारी, द डॉन एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। आशा है आप सब सुखी व स्वस्थ होंगे। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य के चुनाव में निर्विरोध रूप से जीत दर्ज कर ली है। इसके साथ ही भारत 2021-22 के लिए इस सर्वोच्च संस्था का स्थायी सदस्य बन गया है। भारत तो निर्विरोध चुना ही गया है, साथ ही नॉर्वे, मैक्सिको और आयरलैंड को भी यूएनएससी में जगह मिली है। बता दें कि यह 8वीं बार है जब भारत यूएनएससी में स्थायी सदस्य के लिए चुना गया है। भारत को इस चुनाव में 192 में से 184 वोट मिले। वहीं भारत की इस कामयाबी पर चिढ़े पाकिस्तान ने कहा कि सुरक्षा परिषद में नई दिल्ली की स्थायी सदस्यता हमारे लिए चिंता की बात है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने कहा, भारत हमेशा इस मंच से उठाए जाने वाले प्रस्तावों को खारिज करता रहा है, खासकर कश्मीर जैसे मुद्दों को। कश्मीरियों को उनके हक नहीं दिए गए और उनका दमन जारी है। कुरैशी ने कहा, भारत के स्थायी सदस्य बनने से कोई आसमान नहीं फट पड़ेगा। पाकिस्तान भी 7 बार स्थायी सदस्य रह चुका है। भारत 2021-2022 कार्यकाल के लिए एशिया प्रांत श्रेणी में स्थायी सदस्य रहेगा। भारत की जीत इसलिए भी तय मानी जा रही थी क्योंकि वह समूह की इस इकलौती सीट के लिए एकमात्र उम्मीदवार था। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि टी.एस. त्रिमूर्ति ने कहा, परिषद में भारत की मौजूदगी से वसुधैव कुटुंबकम के उसके लोकाचार को दुनिया तक लाने में मदद मिलेगी। अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत के स्थायी सदस्य चुने जाने पर गर्मजोशी से स्वागत किया है। हम अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के मुद्दों पर एक साथ काम करने के लिए तत्पर हैं। वहीं अगली खबर, निर्वासित तिब्बत सरकार के प्रधानमंत्री डॉक्टर लोब्संग सोग्ये ने भारत चीन के बीच एलएसी पर लद्दाख की गलवान घाटी में हुई हिंसक झड़प में भारत के सैनिकों की शहादत पर दुख जताया है। चीनी सैनिक नेताओं ने कहा कि तिब्बत एक हथेली है और लद्दाख, सिक्किम, नेपाल, भूटान और अरुणाचल प्रदेश 5 उंगलियां हैं। एक बार उन्हें हथेली पर कब्जा कर लिया और अब वे 5 उंगलियों की ओर आ रहे हैं। चीन ऐसा करने का दुस्साहस न करे। 2017 में डोकलाम में गतिरोध हुआ और अब लद्दाख में हो रहा है। वहीं अगली खबर, लद्दाख की गलवान घाटी में भारत चीन सीमा पर हुई झड़प में 20 भारतीय सैनिकों के मारे जाने के बाद पूरा देश गुस्से में है। ऐसे में चीनी दूतावास के बाहर स्वदेशी जागरण मंच लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। दिल्ली पुलिस ने इन लोगों को हिरासत में ले लिया है। इस समय दिल्ली में कोरोना संकट से जूझ रही है। वहीं लॉकडाउन के चलते किसी भी प्रकार के प्रदर्शन की मनाही है। आज चाइनीज एम्बेसी में जाकर एम्बेसडर को राष्ट्रीय शहीद कल्याण फाउंडेशन की तरफ से ज्ञापन सौंपा, जिसमें आग्रह किया गया कि ये मैसेज चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के पास पहुंचाया जाए। ये सोमवार की रात को जो हमारी सेना के साथ बर्बरतापूर्वक व्यवहार किया गया है, उनके खिलाफ हमने आवाज़ उठाई है। आज रात को चाइनीज आर्मी ने जनेवा कन्वेंशन का खुल्लम-खुल्ला उल्लंघन किया है और हमारे शूरवीरों के साथ बहुत बर्बरतापूर्ण व्यवहार किया है। 20 जवान शहीद हो गए हैं। हम शहीद के परिवारों को सांत्वना देते हैं, शहीदों को श्रद्धांजलि देते हैं तथा उनके परिवारों को हम महसूस कराते हैं कि हम उनके साथ हैं। उनकी लड़ाई हम लड़ेंगे। अब समय आ गया है, भारत की सरकार को सख्त कदम उठाने होंगे। और हमेशा कहते हैं लेकिन करते कुछ नहीं है, जिसके कारण चाइना ने ये दुस्साहस किया। उसको सबक सिखाने के लिए हम बॉर्डर पर तो एक्शन कर ही रहे हैं। उसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आज माहौल चाइना के खिलाफ है। सभी जो मुख्य देश हैं, सुपर पावर हैं, सब चाइना के विरुद्ध हैं, कुछ ना कुछ करना चाहते हैं। पहल करने वाला उनको चाहिए। मौका मिल गया है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को सभी राष्ट्रों का नेतृत्व करें और एक मुहिम चलाएं जिससे चाइना को यूएन में परमानेंट सिक्योरिटी काउंसिल खोनी पड़े, जिससे जितने भी एजेंसी इसका हिस्सा है उन सबको वापस लिया जाए। भारतीय दूतावास बंद कर दिया जाए बीजिंग के अंदर। आज हम पूर्व सैनिक मिलकर शहीद कल्याण फाउंडेशन की तरफ से चाइनीज एम्बेसी में गए ज्ञापन देने के लिए। कर्नल महावीर यादव, कर्नल रोशनलाल, मेजर एस.एन. यादव, अनेक लोगों ने ज्ञापन सौंपा। चाइनीज एम्बेसी में जब हम गए तो हमें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और हमें मंदिर मार्ग थाने में ले जाकर काफ़ी देर तक बंद कर दिया गया। बाद में छुट्टी दी। काफ़ी
हमने आग्रह किया, लेकिन ईमेल के जरिए प्रोटेस्ट नोटिस भेज दिया है चाइनीज एम्बेसी को और आगे वो अपने राष्ट्रपति को भेजेंगे। वहीं अगली खबर, सीमा पर रात के अंधेरे में धोखे से भारतीय सैनिकों पर वार कर भारतीय जवानों को शहीद करने वाली चीनी सेना। पहले यह खबर देख ले और जान ले कि यह एक एक सैनिक चीन की सेना को लोहे के चने चबाने को तैयार है। लद्दाख में मेजर शैतान सिंह की अगुवाई में भारत की सेना ने चीनी सेना के मुकाबला किया था। वो योद्धा भारत के जाबाज जिनका नाम चीनी सेना आज भी कांपती है। मेजर शैतान सिंह ने साल 1962 में भारत चीन के युद्ध के दौरान चीनी सेना से जंग लड़ी थी। शैतान सिंह का पूरा नाम शैतान सिंह भाटी था। उन्होंने 1962 में हुई भारत चीन की जंग के लिए जाना जाता है, जिसके लिए उन्हें साल 1963 में मरणोपरांत परमवीर चक्र से नवाजा गया था। अक्टूबर 1962 में चीन ने भारत पर आक्रमण किया था, जब 13वीं कुमाऊनी बटालियन की सी कंपनी लद्दाख में तैनात थी। देवभूमि का एक ऐसा ही महान वीर था जसवंत सिंह रावत। भारत और चीन के बीच 1962 की लड़ाई में वीर जसवंत सिंह रावत ने चीनी सेना को नाकों चने चबवा दिया था। 1962 की लड़ाई में वीर जसवंत सिंह रावत ने चीनी सेना को नाकों चने चबवाने के बाद उन्होंने अकेले ही 72 घंटों तक चीनी सेना के 300 जवानों को मौत के घाट उतार दिया। जानकार कहते हैं कि जसवंत सिंह की एक वीरता का लोहा चीनी सेना ने भी माना था। उनके अदम्य साहस और वीरता के लिए देश और पूरा उत्तराखंड उन्हें हमेशा याद रखेगा। भारत और चीन के सेना के बीच गलवान घाटी में हुई हिंसक झड़प पाकिस्तान और नेपाल की मीडिया में सुर्खियां बनी रही, जहां एक और पाकिस्तान में ट्विटर पर पूरे दिन ये खबर ट्रेंड करती रही। वहीं बुधवार को भी सभी अखबारों और टीवी चैनलों ने प्रमुखता से इसे छापा है। पाकिस्तान के तत्कालीन अखबार हर अखबार ने इसको अपनी पहली खबर बनाई है। पाकिस्तान के अंग्रेजी अखबार डॉन ने यह खबर हेडलाइन के साथ लगाई है, सीमा पर हुए हिंसक टकराव के लिए चीन ने भारत को जिम्मेदार ठहराया। पाकिस्तान टुडे ने अपनी लीड स्टोरी की हेडलाइन बनाई, 20 भारतीय फौजी सीमा पर चीन के साथ हिंसक झड़प में मारे गए। नेपाली मीडिया भी इस खबर को काफी प्रमुखता से छापा गया है, लेकिन कई जगहों की कवरेज में भाषा का फर्क है। कांतिपुर ने अपने अखबार में हेडलाइन लगाई, 20 भारतीय सैनिकों की मृत्यु। काठमांडू पोस्ट की हेडलाइन है, भारत चीन की सेना हिमालय की सीमा पर भिड़ी, दोनों तरफ की जाने गई। वहीं अगली खबर, सरकार ने भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने देश के हित के लिए बातें सामने रखी है और कहा है पूरे देश की भलाई इसी में है कि चीन से जुड़े इन 52 ऐप मोबाइल एप्लीकेशन को ब्लॉक कर दिया जाए या लोगों को इनका इस्तेमाल न करने की सलाह दी जाए, क्योंकि इसका इस्तेमाल करना सुरक्षित नहीं है। ये ऐप बड़े पैमाने पर डेटा को भारत से बाहर भेज रहे हैं। सुरक्षा एजेंसियों ने सरकार को जो लिस्ट भेजी है उसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप, जूम, टिकटॉक, यूजी ब्राउजर, एक्सटेंडर, शेयर इट और क्लीन मास्टर जैसे ऐप शामिल हैं। ये ऐप भारत की सुरक्षा के लिए खतरा बन सकते हैं। वहीं अगली खबर, चीन के साथ गलवान घाटी में हुए खूनी संघर्ष के बाद देश भर में रोष पैदा हो गया है, जिसके बाद माना जा रहा है कि चीन को आर्थिक झटका दे सकता है। इसके लिए केंद्र सरकार चीनी कंपनी को दिए ठेके को रद्द करने के सभी पहलुओं पर विचार कर रही है, जिसमें मेरठ रैपिड रेल का प्रोजेक्ट भी रद्द किया जा सकता है। देश के आमजनों ने से लेकर विपक्षी दलों ने भी केंद्र सरकार के ऐसी सभी प्रोजेक्ट को रद्द करने की मांग की है, जिसमें चीन की सहभागिता हो। अब देखना दिलचस्प होगा कि केंद्र सरकार चीनी परियोजनाओं पर कौन सा फैसला करती है। वहीं अगली खबर, कोविड-19 के इलाज के लिए 2 बातें जानना बेहद जरूरी है। पहला ये कि हर किसी को अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत नहीं है, होती केवल मॉडरेट और सीनियर गंभीर मामलों में ही मरीज को अस्पताल में भर्ती होने की सलाह देते हैं, या फिर जिन्हें उम्र ज़्यादा है और कोविड-19 के साथ दूसरी बीमारी भी है। दूसरी बात यह है कि केंद्र और राज्य सरकारें दोनों माइल सिस्टम होने पर होम आइसोलेशन की सलाह देते हैं। अब अस्पताल के भारी भरकम बिल से निजात पाने और होम आइसोलेशन में आप सब कुछ ठीक कर रहे हैं या नहीं, इस पर निगरानी रखने के लिए दिल्ली के प्राइवेट अस्पतालों ने होम केयर पैकेज की शुरुआत की है, जिसे अस्पताल वाले होम केयर असिस्टेंट प्रोग्राम कहते हैं। ये पूरा पैकेज 16 से 17 दिनों का है। इस होम केयर पैकेज में आप घर बैठकर डॉक्टर और नर्स से वर्चुअल इलाज करवा सकेंगे। दिन में 2 बार नर्स आपके साथ फ़ोन कॉल पर आपका बीपी, ऑक्सीजन और बुखार चेक करवाएंगी और हर तीसरे दिन आपको एक ट्रेंड डॉक्टर टेली रिव्यू में बताएंगे कि आपका इलाज ठीक है या नहीं, या फिर किसी दवाई को बदलने की ज़रूरत है। कुछ अस्पताल इस पैकेज में आपको एक मेडिकल किट भी देने का वादा कर रहे हैं।
साभार, डेली हैंड सभी सज्जनों को सूचित करते हुए बड़ा दुख हो रहा है कि हम सबके प्रिय हरिनगर वैश्य समाज के भाई पुत्र अनेकों अनेक धार्मिक एवं सामाजिक संगठनों से जुड़े हुए गौ भक्त हम सबके प्रिय भाई हरवंश लाल गुप्ता जी अपने शारीरिक यात्रा को पूर्ण विराम लगाते हुए अब हमारे बीच नहीं रहे हैं। आज रात 1 बजे को उनका निधन हो गया। प्रभु श्री राम जी से विनती है कि उन्हें अपने चरणों में स्थान दे। हम सब की तरफ से श्री हरवंश लाल गुप्ता जी को श्रद्धांजलि। धन्यवाद। द डॉन एक्सप्रेस, साभार, डेली हैंड, डेली होम, द डॉन एक्सप्रेस।